हुक तो निकल ही नहीं रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं कैपलस लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। कैपलस लॉ ऑफ गुड इवनिंग प्लानिटरी सर। मोशन। वेरी गुड इवनिंग बेटा। आज हम क्या पढ़ेंगे? कैपलस लॉ के बारे में पढ़ेंगे और उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पीवाईक्यूज होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन। तो पहले हम देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या देखा है। तो हमने सबसे पहले देखा था क्लास ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। इससे मतलब जो लास्ट टू लास्ट क्लास थी, 2 क्लासेस का ले लिया है मैंने इसमें। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या था? G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर था। तो हमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी सबको ऐड कर देते हैं, जो कॉम्बिनेशन बनते हैं n n-1 डिवाइडेड बाई 2 बनते थे। और अगर हमारी किसी सरफेस पे रखी हुई है, किसी प्लानिट के सरफेस पे रखी हुई है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती थी माइनस के Gmm डिवाइडेड बाई आर। उसके बाद हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ से किसी सरफेस अर्थ के सरफेस से कुछ ऊंचाई पे हो, तब हमारा एक्सप्रेशन आया था mgh डिवाइडेड बाई 1 + h अपॉन आर। जो h थी हमारी सरफेस से हाइट थी, और r थी हमारी रेडियस ऑफ द प्लानेट या फिर रेडियस ऑफ द अर्थ अगर हम अर्थ के लिए देख रहे हैं तो। उसके बाद हमने देखा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो E इक्वल टू हमारा था, एक्चुअली में ग्रेड बोलते हैं इसको, कि ग्रेड ऑफ वी। आप मैथमेटिक्स में नहीं हो इसीलिए मैंने वो वर्ड यूज नहीं किया। तो अब माइनस के डीवी ओवर डी एक्स आई कैप, डीवी ओवर टी बाई जे कैप, डीवी ओवर डेल जैप के कैप। इसको हम ये रिलेशन होता है हमारा किसके बीच में? ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। या फिर डीवी इक्वल टू ई डॉट डी आर भी बोलते हैं इसको, ई डॉट माइनस के ई डॉट डी आर। ये रिलेशन भी फेमस है। उसके बाद हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी किसको बोलते थे? वो एनर्जी जिसकी वजह से अपन लोग अर्थ से बंधे हुए हैं, अर्थ से चिपके हुए हैं। उस बाइंडिंग एनर्जी क्या होती थी? हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ही इक्वल होती थी, जिसको हम बोलते थे Gmm डिवाइडेड बाई आर। इसको हम बोलते थे बाइंडिंग एनर्जी। इसकी वजह से हम अर्थ से चिपके हुए थे। फिर हमने एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट निकाला था, बाइंडिंग एनर्जी से ही हमारा एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट आया था। उसमें हमने देखा था जिस एनर्जी से हम हमें कोई पकड़े हुआ है, हमें बांधे हुआ है, क्या उस वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे दी जाए तो वो हमारे बंधन से दूर हो जाएगा? यस और नो? तो ऐसे करके हमने क्या निकाला था? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, कि हमने जो बाइंडिंग एनर्जी थी Gmm डिवाइडेड बाई आर, उसको इक्वल कर दिया था हमने किसके? हाफ एम वी स्क्वायर के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के। वहां से हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था वी इक्वल टू G2 कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर, जो कि G था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M था मास ऑफ प्लैनेट। उसके बाद में हमने जी एम को एम जी आर स्क्वायर पुट किया था, यहाँ से जी आर स्क्वायर पुट किया था और सॉल्व किया था, तो हमारा √2 जी आर आया था। √2 जी आर आने के बाद में हमारा अर्थ के लिए हमने निकाला था, तो 9 जी की वैल्यू 9.8 रखी थी, आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर रखी थी। उसके बाद जो जो हमारे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आया था। मीटर पर सेकेंड नहीं, याद रहे, किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने निकाला था ऑर्बिटल वो सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड बोलो, ऑर्बिटल स्पीड या फिर बोलो मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। आपको जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था टॉपिक, वो आपकी नीट से हटा दिया गया है इस बार। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मैंने नहीं करवाया, इसीलिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने जियो स्टेशनरी क्यों छुड़वा दिया। तो वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो उसके बाद में हमने निकाला था कि भाई हमारा जो वेल स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड है, वो कितना होगा। ऑर्बिटल स्पीड के लिए यहाँ की काइनेटिक एनर्जी इक्वल कौन सी एनर्जी दे रहे थे हम? भाई काइनेटिक एनर्जी है ये मतलब फोर्स, ऐसे करके ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, उसको हमारा कौन सा फोर्स इक्वेट कर रहा था? सेंटीपिटल। सेंटीपिटल सेंटीमीटर। अपॉन आर के इक्वल कर दिया था हमने, क्या? जो ग्रेविटेशनल फोर्स था अंदर की तरफ, इधर लग रहा था मेरा Fg, और इधर लग रहा था मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दोनों को इक्वेट किया था, वहां से हमने वी नॉट की वैल्यू निकाली, अंडर रूट में Gm ओवर आर आया था। तो हमारा हमने देखा कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो अंडर रूट रूट आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने इसको थोड़ा सा उसके टर्म में, एक्स की वेलोसिटी के टर्म में देखा, तो Gm ओवर आर वो क्या होता था? √2 Gm ओवर आर। √2 GR होता था, इसको देखा था √GR है, वो √2 GR आया था। तो हमने √2 टाइम्स, अगर मैं वीई में √2 का डिवाइड कर दूं, क्योंकि मेरा वीई क्या था? √2 GR था, और वीओ क्या है मेरा? √GR। तो अगर मैं वीई में √2 का डिवाइड कर दूं तो मेरा वी नॉट आ जाता। तो ये हमने उन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला, तो हमारा वी नॉट की वैल्यू आई 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की ऑर्बिटल वेलोसिटी है किसी सैटेलाइट की।
ऑर्बिटल वेलोसिटी आई किसी सैटेलाइट की किलोमीटर पर सेकेंड में। उसके बाद हमने देखा था पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा था। तो टाइम पीरियड हमारा होता था टी, और एक चक्कर किसी भी पाथ का एक चक्कर कंप्लीट करने में उसकी पेरीफेरी के इक्वल करेगा। तो पेरीफेरी क्या होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर जो वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी चल रहा था, वो थी मेरी वी नॉट। वी नॉट थी तो टी इक्वल टू मेरा 2 पाई आर। और वी नॉट की वैल्यू अभी हमने निकाली है कैपिटल जी एम ओवर आर। निकाली थी, अरे बोलो, यस सर। है कैपिटल जी एम ओवर आर। अच्छा, अगर आप यहां से देखोगे, यहां से अगर मैं बात करूं, तो देखो आर क्यू यहाँ पे है, ये आर स्क्वायर है। आर क्यू यहाँ पे है, ये आर स्क्वायर है। अगर हम सरफेस की बात करेंगे तो आगे चल के यहीं से हमारा इसी टाइप का यही वाला फॉर्मूला यूज करने के बाद में हमारा आएगा कौन सा फॉर्मूला, कैप्लस थर्ड लॉ। कौन सा फॉर्मूला, कैप्लस थर्ड लॉ, थर्ड। ऐसे ही प्रूफ होगा। आगे देखेंगे, उसका फॉर्मूला आएगा हमारा। तो उसके बाद हमने देखा एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई हमारा जो U इक्वल टू माइनस के जी एम एम ओवर आर होता था पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब हम क्या करते थे, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को, क्या कि हमारा ये जो यूसीएम था, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी जी एम ओवर आर, एम को अलग रखा, जी एम ओवर आर। यहाँ से आप देखोगे दोनों को इक्वेट किया था हमने, क्योंकि हम कितनी एनर्जी दे रहे थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वेट कर रहे थे किसके लिए, किसके इक्वल, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, क्योंकि जिस एनर्जी से बने थे, क्योंकि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही तो बाइंडिंग एनर्जी थी, ठीक है नहीं, यस सर। अरे बोलो। तो उसी के इक्वल थी, तो उसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारा काइनेटिक एनर्जी है हाफ जी एम एम ओवर आर आया। वहां से हमने देखा कि टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो हमारा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी आया माइनस के जी एम एम ओवर 2 आर। तो हमने एक रिलेशन देखा था हमारा कि टोटल एनर्जी थी वो माइनस के इक्वल थी काइनेटिक एनर्जी के। ये अगर आपको याद हो तो टोटल एनर्जी जो थी, तो आप देखोगे टोटल एनर्जी जी एम एम ओवर 2 आर है, माइनस के आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 जी एम एम ओवर आर। मतलब माइनस का फर्क है तो माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया। और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, वो 2 टाइम्स है आपके काइनेटिक एनर्जी के, 2 टाइम्स है टोटल एनर्जी की बोल दो, क्योंकि टोटल एनर्जी आपकी नेगेटिव की है। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स है आपकी टोटल एनर्जी की। आई बात समझ में बच्चों। सर रिपीट करना। ये तो इतना हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ये अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी क्लास में, अभी तक कुछ नहीं बताया है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, शुरू करें। यस सर। ओके, तो हम पढ़ते हैं कैप्लस फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कैप्लस का क्या बोलता है कि हमारी जो भी प्लैनेट्स होते हैं, जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। फर्स्ट लॉ क्या था कि ईच एंड एवरी प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। अब फोकाई क्या होता है ये हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, कि कोई भी प्लैनेट अगर अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है तो ऐसे इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। हमारे दो फोकाई होते हैं, इसको बोलते हैं हम मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। एक यहाँ पे फोकाई होता है, एक यहाँ पे फोकाई होता है। अभी हम देखेंगे फोकाई क्या होता है। तो अभी फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, सिंपली ये मानो कि जो प्लैनेट्स होते हैं किसी भी वो सन के, सॉरी, प्लैनेट्स जो भी होते हैं, सारे के सारे प्लैनेट जितने भी हैं, वो सब के सब प्लैनेट अर्थ के, सॉरी, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, किसमें, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट। उससे पहले माना जाता है कि शायद सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, लेकिन नहीं, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाते हैं चक्कर। तो उसके बाद हमारा क्या आया, उसका कंसेप्ट आया कि भाई सर इलिप्स का कंसेप्ट क्या होता है। हाँ, कोई बताया, कुछ को पूछना चाह रहा था कोई। सर रिपीट करना सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर थोड़ी। ओके, हमारा जो कैप्लस का फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ सिंपल यही था कि जो सारे के सारे प्लैनेट मूव करते हैं वो आपके एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, और हमारी जो अर्थ है अपनी जगह पे भी घूमती है। ये देखो, ये जो अर्थ दिख रही है आपको, अपनी तरफ अपने एक्सेस पे के अबाउट भी घूम रही है, और ऐसे चक्कर भी लगा रही है। तो हर एक प्लैनेट, जो भी प्लैनेट हैं, वो सारे के सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सर के चक्कर लगाते हैं सन के, वो भी किसमें, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये हमारा कैप्लस का फर्स्ट लॉ था। आई बात समझ में।
यस सर। ओके। यस तो सर। उसके बाद हम आते हैं किस पे, कि जो हमारा इलिप्स, जो सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ बोला, इलिप्टिकल पाथ होता है, उसके बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी जानने गए। तो जब हमारा मान लो ये है सन, ये है हमारा फर्स्ट फोकस, सिमिलरली यहाँ पे होता है हमारा सेकंड फोकस, बोल दो F2, शायद लिखा होगा, यहाँ लिखा है, ये F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2। तो हमारा जो अर्थ है, जैसे मान लो अर्थ ही ले लेते हैं एग्जांपल में, अर्थ है ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, चक्कर लगाएगा इसके, और जो सन होगा वो किसी भी फोकाई पे अवेलेबल होगा, या तो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, किसी भी एक फोकाई पे आपका प्रेजेंट होगा, आपका क्या, सन, किसी भी फोकाई। और जब हमारा सन अर्थ के नियरेस्ट हो, यानी कि हमारी अर्थ ऐसे मूव कर रही होगी, ऐसे मूव करते करते अगर यहाँ पे आ जाए, अर्थ हमारी यहाँ पे आ गई, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिहीलियन, और या फिर बोलते हैं परिजी, पेरिहीलियन या परिजी। देखो ये वर्ड एग्जाम में बहुत यूज होगा, क्वेश्चंस में यूज होते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में, पेरिहीलियन और या फिर परिजी। और अगर हमारी अर्थ सन से डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा दूरी पे कितनी हो सकती है, एपीहीलियन, एपीहीलियन। एक यहाँ पर टर्म आ गया इसेंट्रिसिटी। एक्चुअली में जो सर्किल की एक्सिस क्या होती है, सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, कोई बताएगा, सर्किल की इक्वेशन ऑफ सर्किल, एनीवन, बताएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और हमारी जो इलिप्स होता है उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बोल दो। बट आपको इन इक्वेशन से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपका कुछ समझ में इसीलिए नहीं आ रहा है कि आपको मैथमेटिक्स नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इनके बिना सारी चीजें सॉल्व की जाए। ओके। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम देखेंगे कि हमारा जो सन है वो अर्थ से मान लो आर डिस्टेंस पे है, माना कि आर डिस्टेंस पे है, तो हमारा जो अगला लॉ आने वाला है जो अर्थ और सन की पोजीशन के ऊपर ही है। तो अभी आप इतने पॉइंट समझो कि इसको हम क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या बोलेंगे हम, F1 और F2 क्या फोकाई है। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन। ये जो डिस्टेंस है ए से ओ तक की, ए से ओ तक की क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। और यहां से सी से ओ तक की क्या बोलते हैं, सेमी माइनर एक्सिस। एक्चुअली मैं अगर मैं बोलूं तो ये जो डिस्टेंस है ना ऑरेंज वाली, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये जो ब्लू कलर की है इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। अब हम आधी ले रहे हैं मेजर एक्सिस, आधी मेजर एक्सिस ले रहे हैं तो क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। और आधी माइनर एक्सिस ले रहे हैं तो सेमी माइनर एक्सिस। आ रही बात समझ में, यस बोलो। सर। Yes, sir. और ये जो परिजी और उसके बारे में वैसे लिख दिया है यहाँ पे, पेरिहिलियन और एपिलियन के बारे में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। एक चीज और देखो कि अगर आप यहां से, जैसे यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, जैसे आपका सन है एफ से लेके ओ, एक होता है कि देखो ये इलिप्स कब बनता है, इलिप्स कब बनता है, जब आप सर्किल को पिचका दोगे तभी तो इलिप्स बनेगा। मान लो गोल सर्किल है, इसको आप ऊपर से पिचका दोगे तभी तो इलिप्स बनेगा, अंडा अंडा शेप का, यस और नो। यस सर। Yes, sir. तो इस कितना पिचकाया है आपने, कितना दबाया है ये ये वर्ड समझ में आता है, ई से, ई फॉर इसेंट्रिसिटी, ई बोलते हैं हम इसेंट्रिसिटी को, ई फॉर इसेंट्रिसिटी। ये बताता है कि जो सर्कुलर शेप है उसको इलिप्स में बनाने में कितना आपने दबाया है, उस टर्म को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो आपका जो फोकस से सेंटर ऑफ द इलिप्स की जो डिस्टेंस है उसको हम बोल सकते हैं ई ए। फोकस से सेंटर ऑफ द अर्थ की डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं ई ए। क्या बोलते हैं, EA. यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को ई ए बोलते हैं। तो इसकी टर्मिनोलॉजी समझ में आई आपको।
इलिप्स की, है भाई? यस टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई? ओके। अब हम बोलते हैं केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ क्या बोलता है? केपलर सेकंड लॉ बोलता है कि भैया जितना भी आप हमको ऐसा लगता था पहले कि अर्थ जो है ना सेम स्पीड से चलती है, हमें ऐसा लगता था सेम स्पीड से रोटेट करती है चारों तरफ, जो चलती है ऐसे करके सेम स्पीड से चलती है। लेकिन नहीं, सी अर्थ की जो स्पीड है वो सेम नहीं रहती है। अर्थ की जो स्पीड है वो सेम नहीं रहती है। वो बेटा रहती है, वो स्पीड रहती है अर्थ की एरियल वेलोसिटी से। एरियल वेलोसिटी, एरियल मतलब एरियल वो सर्फ एक्सेल, एरियल सर्फ वॉशिंग पाउडर आता है एरियल का, है ना? वही वाला एरियल क्या? अरे वो वाला एरियल नहीं, वो वाला एरियल नहीं, डी ए ओवर डी टी। आते आते समझाते हैं एक बार। जैसे मान लो ये जो एरिया है ई एफ एस, ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल ई एफ एस, ये वाला ट्रायंगल, मान लो ये फर्स्ट शेप, इसका एरिया इक्वल होगा होगा मेरा इस एरिया के, जो ग्रीन वाला है, इस एरिया की, ये मान लो 2 है। अगर ये एक दिन में चली हुई डिस्टेंस है सारी की सारी, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है कि माना कि एक दिन में जो डिस्टेंस चली जा रही है वो इतनी चली जा रही थी, उसके ही इक्वल ये सेकंड वाला एरिया होगा, उसी के इक्वल ये क्या होगा, थर्ड वाला एरिया। यानी कि अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 होगा। ये कौन बताता है? हमारा सेकंड लॉ बताता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि सेम टाइम में ट्रायंगल, ये तीनों चीजें लिख ली, सेम टाइम में जो डिस्टेंस चल रहे हैं डी ए ओवर डी टी, डी ए ओवर डी टी क्या होगा मेरा, कांस्टेंट। अच्छा अब आप अपने ऑब्जर्वेशन के साथ बताओ कब ज्यादा तेज चलेगा। ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये कौन सा पॉइंट है? देख लो एक बार, दूर है तब कौन सा है, एपीहिलियन। कौन सा है, एपीहिलियन। ये क्या है, पेरीहिलियन। जब पास में है तो पेरीहिलियन, और जब दूर है तो क्या, एपीहिलियन। ये क्या है, एपीहिलियन। ये क्या है, पेरी। अभी एक बात बताओ, कब इसको तेज दौड़ना पड़ेगा, एपीहिलियन पे या पेरीहिलियन पे? पेरिहिलियन पे। पेरिहिलियम। पेरीहिलियन पे, क्योंकि वो पास में है ना, यस सर। पास में है। आप आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं। जब आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, दूर जो पेड़ है आपका, आपसे जो दूर है, वो आराम आराम से चल रहा होता है, चलता है कि नहीं आराम आराम से? और जो पास में खंभा होता है, जिस खंभे पे लाइट लगी होती है रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन की, वो कैसे निकलता है, यू 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 ऐसे निकलता है कि नहीं? जैसा यस सर। तो वो क्या, वहां पर भी सेम कंसेप्ट होता है। उस वहां से आप समझ सकते हो सेम कंसेप्ट, वहां पर कोई प्लानेट मूव नहीं कर रहा है। वहां से आप समझ सकते हो कि जो दूर है ना, हालांकि वहां पे एंगुलर वेलोसिटी कंसेप्ट होता है, बट वहां से फील कर सकते हो एक तरह से कि जब पास में है वो हमें तेज चलते हुए दिखाई दे रहा है, और जो दूर है वो थोड़ा सा स्लो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आ रही बात समझ में, है भाई? यस सर। ओके। तो हमने एरिया वाला कंसेप्ट देख लिया। तो हम स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। सेम टाइम में सेम एरिया ट्रेवल करेंगे, सेम टाइम में सेम एरिया ट्रेवल करेंगे, ये बताता हमारा सेकंड लॉ। अब जरा सेकंड लॉ की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, माना कि ये हमारा प्लैनेट था, ये सन है। हाँ बेटा कोई बता, कुछ पूछना चाह रहा था? हम्म? रिपीट करना। वरुण वरुण, आपके साथ नेटवर्क इशू है क्या वरुण? यस सर। ओके। तो ये कहना चाह रहा था, सेकंड लॉ क्या बोलता है, ओवरऑल बताऊं मैं, अगर सेकंड लॉ बोलता है कि आपका सेम टाइम इंटरवल में, कि जैसे आपकी अर्थ 1 घंटे में कितना चली,
1 घंटे में या फिर बोले 1 दिन में, 1 दिन थोड़ा सा बेटर टाइम हो जाता है, थोड़ा एरिया भी ज्यादा हो जाएगा ना ऑब्जर्व करने के लिए। तो 1 दिन में मान लो ये एरिया है आपको फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाला भी होगा 1 मीटर स्क्वायर और ये वाला भी एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर। 1 दिन में जो हमारी अर्थ चलेगी वो सेम एरिया ट्रेवल करेगी। अब देखो इसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, चलो ये डिस्टेंस वाइज देख लो। जब आप एपीहीलियन पे हो, यहाँ पे हो एपी पे, तो देखो ए से बी तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना, इतना। इसको लीनियर वेलोसिटी ये होगी, सॉरी टेंजेंशियल वेलोसिटी ये होगी, इसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। जब सी से डी तक गया तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना। लेकिन जब आप यहाँ पे आए ई से एफ तक, तो देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना। तो इसको तेज कहां पे चलना पड़ेगा, पेरीहीलियन पे। स्लो कहां पे चलना पड़ेगा, एपीहीलियन। यस और नो, बोलो भाई। Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं इसकी थोड़ी सी Yes. एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी अप्लाई होता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी अप्लाई होता है। जैसे हमने मान लिया, कोई जनरल पॉइंट मान लिया कि यहाँ पे मेरा प्लानेट है, उसकी वेलोसिटी है v, और वो थीटा एंगल बना रहा है अपने डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लानेट के एक्सिस से। इस एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या डाला, पहले परपेंडिकुलर डाला यहाँ से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मतलब, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो आप देखोगे पी पी डैश क्या होगा, पी पी डैश क्या होगा भाई, बताओ। अरे डिस्टेंस है ना, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आप ले लो। स्पीड एसटीडी वाला फॉर्मूला लगाओ ना, एस टी इक्वल टू डी। एक स्मॉल टाइम इंटरवल में, मान लेते हैं कोई स्मॉल टाइम इंटरवल। अच्छा एक बात बताओ, कोई एक सर्किल है बहुत बड़ा, मैं यहां से इतना पार्ट ले लूं, इतना पार्ट ले लूं, क्या ये स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकता हूँ इसको, इसके बीच की को कर सकता हूँ कि नहीं, है भाई। किसी Yes. एक बड़े सर्किल का एक छोटा सा टाइम इंटरवल में छोटी सी डिस्टेंस चली हुई किसी प्लानेट ने, उसको हमने कंसीडर कर लिया है कि स्ट्रेट लाइन। तो हमारी जो P से P डैश तक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी उसको, तो एस टी इक्वल टू डी, यानी कि डिस्टेंस टाइम और स्पीड वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो इस टाइम इंटरवल में मान लिया कि कोई स्पीड कांस्टेंट, छोटा सा टाइम इंटरवल लिया है, मान लो 2 सेकेंड। 2 सेकंड में अर्थ कितनी डिस्टेंस चलेगी, वो बहुत बड़ा सर्किल है। तो हमने वो जो डिस्टेंस मानी हमने कांस्टेंट मान, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। तो स्पीड क्या है मेरी v, और टाइम क्या है मेरा, मान लो dt। कोई दिक्कत किसी को, नो सर। v dt हो गया। अब आप देखोगे p डैश m कहां भी, m तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है छोड़ो इसको। तो इसको क्या लिख सकते हैं, v को अलोंग इसके क्या लिखेंगे, अरे यहां से ले लो, चलो चलो। अगर ये वाला एंगल कितना था, थीटा था, तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, अंदर वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल पूरी लाइन का 180 होता कि नहीं होता, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 180 होता, Yes. ये बताओ, होता ना, यस सर। होता। अगर ये वाला एंगल 180 है तो ये वाला कितना होता, ये वाला थीटा है, 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले की, होगा कि नहीं। Yes, sir. और Yes. सिमिलरली यहां से पीएम क्यों चाहिए अपन को, पीएम क्यों निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे को किससे मतलब है, एरिया से मतलब है। हमें एरिया चाहिए, भाई सेकंड लॉ एरिया ही तो बताता था, एरिया का लॉ था ना सेकंड वाला, सेकंड लॉ एरिया का लॉ था ना। तो हमें ये पीएम डिस्टेंस चाहिए, पीएम कैसे निकाल सकते हैं, क्या इसका कुछ कंपोनेंट होगा इधर, इसका कुछ कंपोनेंट आ सकता है। देखो इसके एंगल ये वाला चिपका हुआ है, तो इधर तो आएगा कॉस कंपोनेंट, क्या वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा इसका। जैसे मान लो पी डैश है, ये वाला है आपका, ये क्या हो जाता है भाई, क्यों हट रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे क्लिक करते हैं, वहां पर करने के बाद पता नहीं हट जा रहा है। तो माना कि ये वाली डिस्टेंस आपकी पी डैश है, ये पी है। तो
आपको एंगल दे रखा है ये वाला थीटा है, तो क्या इसका एक कंपोनेंट तो होगा इधर पी पी डैश कॉस थीटा, क्या वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वो साइन थीटा होगा, पी डैश पी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो इसका ये जो डिस्टेंस है इसका, ये जो पी डैश एम है, इसके वर्टिकल डिस्टेंस के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये वाली डिस्टेंस वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होगा, तुम्हारा क्या होगा? पी पी डैश साइन 180 माइनस के थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड आया कि नहीं आया? और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन सेम रहता है और साइन उसमें पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है तो हमारा क्या होगा? फिर बोलो, सॉरी सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना, 180 माइनस प्लस होता तो थर्ड होता। सेकंड क्वाड्रेंट में पी पी डैश साइन थीटा हो गया। बेटा इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पी पी डैश साइन थीटा कैसे आया है? जो Yes, sir. ठीक है। अब एक बात बताओ, पी पी डैश ये तो हमने ये निकाला, अब पी पी डैश की जगह पे क्या करेंगे? ये तो हमने ये वाली डिस्टेंस निकाल ली, ये वाली डिस्टेंस निकाल ली। अब v को क्या लिख सकता हूं? v को v साइन थीटा इंटू डी टी। अरे पीपी डैश क्या था? वेलोसिटी ही थी ना। मैं पीपी डैश तो उसको लिख रहे थे, थी तो वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग दिस के। आ रही बात समझ में? पीपी डैश हमने पॉइंट माना था, है तो वेलोसिटी ना, है तो वेलोसिटी। तो हमने क्या किया उसको? पी डैश एम को लिख दिया वी साइन थीटा इंटू टी टी। अब आप ध्यान से देखिएगा कि हमको चाहिए क्या? एरियल वेलोसिटी। हम इसको निकाल क्यों रहे थे? हमें एक्चुअली में चाहिए था एरिया। एरिया चाहिए था। तो आप देखोगे एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2, या फिर बोलो 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका? क्या यहां से लेके यहां तक है बेस? यहां से लेके यहां तक है बेस। एसपी, एसपी है कि नहीं है बेस? Yes, sir. और हाइट क्या है इस ट्रायंगल की? ये पी डैश एम। पी डैश एम मेरी हाइट है और बेस है मेरा एसपी। तो हमारा क्या हो गया? बेस हो गया एसपी और पी डैश एम हो गया मेरा हाइट। तो आप देखोगे कि एसपी क्या है मेरा? आर है, यही तो डिस्टेंस थी, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ये आर हो गया और पी डैश एम हो गया वी साइन थीटा इंटू टी टी। हमारा एक्सप्रेशन आ गया डी ए इक्वल टू 1/2 आर वी साइन थीटा। ये हमारा पहले तो एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इतना क्लियर हुआ एरियल वेलोसिटी तक? ये बताओ पहले, है भाई? सबको क्लियर हुआ इतना? फिर वी साइन थीटा कहाँ से आया? वी साइन थीटा बेटा अभी इस ट्रायंगल से आया था, ट्रायंगल से। देखो ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, ये पी 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 डैश एम, ये आपकी पी पी डैश क्या एक्चुअली वेलोसिटी वेक्टर है, टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर। इसके दो कंपोनेंट हुए, इसकी लेंथ इधर इसके इक्वल आई और एक कंपोनेंट वर्टिकल में गया था, एक कंपोनेंट वर्टिकल में गया था। तो वहां से हमारा बना था पी पी डैश, ये पी पी डैश साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट हमारा जो हॉरिजॉन्टल में आएगा, ये वाली डिस्टेंस पी एम डिस्टेंस थी मेरी वी कॉस थीटा, और जो वर्टिकल डिस्टेंस थी वो थी मेरी पी एम पी डैश एम, सॉरी पी डैश एम होगी किसके इक्वल? पी पी साइन थीटा के इक्वल। वहां से हमारा आया था पी डैश एम पी वी साइन थीटा डी टी। और हमारा आर जो था, मतलब एस पी इक्वल टू आर था, तो 1/2 आर वी साइन थीटा। बोलो इतना चमका कि नहीं? थोड़ा आ रहा है समझ। यस सर। थोड़ा सा क्या हुआ? कंफ्यूजन आ गया? यस सर। ओके, थोड़ा सा मैथ्स है ना, इसलिए भी थोड़ा सा मैथ्स की वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। एक सेकंड तो आराम से। जैसे मान लो आपका प्लानिट यहाँ पे था, तो एक चीज ये तो समझ में आ रही है कि अगर मैं बड़े से सर्किल का एक छोटा सा पार्ट लूं, बड़े सर्किल का, किसी बड़े सर्किल का एक छोटा सा पार्ट लूं, उसको मैं एक स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं, मान सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, चलो तो इसको हटा देते हैं। तो देखो यहां से लेके ये मेरा है वेलोसिटी वेक्टर। टेंजेंशियल होता है ना सर्किल की वेलोसिटी, हमेशा टेंजेंशियल होती है। ये मेरी वेलोसिटी थी
और मेरा इनिशियल पोजीशन प्लैनेट की यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आ गया। तो ये जो एंगल था, ये वाला एंगल थीटा था थीटा। और ये यहां से मैंने परपेंडिकुलर गिराया था, क्योंकि मुझे हाइट ऑफ द ट्रायंगल चाहिए, इस ट्रायंगल की हाइट चाहिए थी, इसलिए मेरे को इसको परपेंडिकुलर गिराया। तो माना कि यहाँ पे पॉइंट है पी पी डैश माना है, इसको एम मान लेते हैं। तो ये वाली यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है मेरी टोटल आर। अगर ये थीटा एंगल है, ये वाला एंगल मेरा थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ओ सॉरी, 180 माइनस थीटा, 90 बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी लाइन 180 है ना, तो 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले, ये वाला एंगल है यस भाई। सर। अब एक बात दो, आप इस लाइन को ऐसे ऐसे ना समझ के ये मानो, चलो ये वेलोसिटी मेरी ऐसे है, चलो ठीक है ऐसे ही मान लो, ये मेरी वेलोसिटी ऐसे है, और यहां से एंगल थीटा लगा। तो मेरे को ये दो कंपोनेंट चाहिए, कि ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। इस वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट ये होगा v cos थीटा, और साइन कंपोनेंट ये होगा v sin थीटा। होगा कि नहीं होगा? चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा, चलो एक और तरीका बताता हूं मैं आपको। हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए, ये वाला p डैश m। आई थिंक आपको p डैश m पे कंफ्यूजन है, मुझे पता है p डैश m पे कंफ्यूजन है, कि ये आपका v sin थीटा कैसे है। ये थीटा है, sin थीटा क्या होता है बेटा? sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये v है आपका, होता है कि नहीं? अरे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या है मेरा? p डैश m। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा? v। तो आप देखोगे p डैश m क्या आ रहा है? v sin थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, है भाई? अरे बात समझ में? यस सर। हाँ जी। p डैश जो हमने p डैश जो हमने डिस्टेंस निकाली थी, वो p डैश हमने निकाली थी, p डैश m इक्वल टू p डैश निकाली थी। p डैश साइन थीटा जो निकाली है, वो सेम टू सेम हम यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वेलोसिटी वेक्टर से बता दिया है, इसने p डैश डिस्टेंस से बताया है। बस इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। क्लियर हुआ? यस सर। अरे हवा लगी कि नहीं? यस सर। रिपीट कर दो एक बार। यस सर। देखो जैसे ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, उसमें ये वाला एंगल हमने थीटा माना था, तो इसका इंटीरियर एंगल क्या हो गया? 180 माइनस थीटा। अब माना कि ये जो डिस्टेंस थी, जो p डैश थी, वो थी हमारी v, वेलोसिटी के टर्म में ले लिया क्योंकि मुझको समझाना है। तो इस v का मेरे को इस ट्रायंगल को अलग ले लिया, चलो ये p डैश है, ये p है, ये p डैश है, ये m है, मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरा? p डैश m, p डैश m है, p डैश m डिवाइडेड बाई v, हाइपोटेन्यूज v। तो मेरा p डैश m क्या आ गया? v sin थीटा। तो हमने जो p डैश sin थीटा किया था, तो वो तो मेरा p डैश sin थीटा था। तो p डैश की अब क्या पुट कर दिया हमने? v sin थीटा, हमने यहां से निकाला v sin थीटा। हमारी बात समझ में? यस सर। ओके, तो इसको हटा देते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा आई थिंक। अब आते हैं हम कि भाई यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे अप्लाई होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई? एंगुलर मोमेंटम मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है कि नहीं? मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर मैं यहां पे बोलूं कि इसमें m का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, m का डिवाइड कर रहा हूं, किसी को गुस्सा तो नहीं आएगा? नाराज तो नहीं होगा कोई? 1/2 आर वी साइन थीटा में m का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, m का डिवाइड कर रहा हूं, कोई नाराज तो नहीं होगा, है भाई? और जो No. मेरा नो एंगुलर सर। मोमेंटम होता है, वो मेरा एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है? आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी मतलब एंगुलर मोमेंटम, या फिर बोलूं कि आर क्रॉस एम वी, ये होता है मेरा क्या? एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1/2m, इसको अलग रखो, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? आर वी आर वी एम आर वी एम सॉरी आर वी एम साइन थीटा। अब एक बात बताओ मेरे को, 1/2m, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? आर अलग रखो,
आर साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, आर साइन थीटा, या फिर वीएम को, चलो ठीक है वीएम ले लो, आर इंटू वीएम को क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इंटू मास, क्या मैं लीनियर मोमेंटम लिख सकता हूँ साइन थीटा, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यस सर। बोलो। Yes. अब एक बात बताओ मेरे को, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या ये आरपी साइन थीटा है, आर क्रॉस पी को आरपी साइन थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यस बोलो। Yes, तो हमारा sir. क्या होता फॉर्मूला, 1/2m इंटू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी क्या होता है मेरा, आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, L/2m के, आर क्रॉस पी को हमने लिख दिया L, तो हमारा एक्चुअली में फॉर्मूला आता है dA/dt इक्वल टू L/2m, क्या होता है मेरा, कांस्टेंट होता है, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो हमारा सेकंड लॉ में होता है वो एंगुलर मोमेंटम, ये स्टेटमेंट देखो, नाउ आर वी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर क्रॉस बी, ये मैंने बता दिया है, विच इज टर्म एज 1/m टाइम्स, 1/m टाइम्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये इसी चीज को बोला है कि m का मल्टीप्लाई किया, m का डिवाइड किया, मैंने ऐसे करके बताया है। तो dA/dt को अगर हमें L/2m लिखना पड़े तो कोई दिक्कत किसी को, ये समझ में आया L/2m कैसे लिखा है हमने, है भाई। यस सर। तो यहां से अच्छा, एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, उसका टॉर्क 0 होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम अगर मेरा कांस्टेंट है किसी का, एल मेरा कांस्टेंट है, तो क्या टॉर्क 0 होना चाहिए, टॉर्क। अच्छा एक बात बताओ कि इस प्लानेट की और इसके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यस लग रहा होगा। अब देखो एक्चुअली में हमारा एल क्या होता है, आर पी साइन थीटा, या फिर बोलूं कि फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर हो गया। तो देखो मेरा एफ कहां लग रहा है, फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, अरे फोर्स एफ जी इधर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, और मेरा क्या है साइन थीटा भी इधर ही है, बोलो कि रेडियस भी इधर ही है, तो मेरा फोर्स एंड रेडियस दोनों वेक्टर सेम सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए इनका टॉर्क क्या होगा, 0। जो एंगुलर मोमेंट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट होता है कि वहीं पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है जहां पर टॉर्क 0, टॉर्क 0 हमने प्रूफ किया कि भाई यहां पे मेरा एक प्लानेट है और यहां पे मेरा सन है, तो सन से प्लानेट के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क मेरा 0 है, क्योंकि जो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लानेट है वो अलोंग द फोर्स, जिस डायरेक्शन मेरा फोर्स है उसी डायरेक्शन में मेरा डिस्टेंस है, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के इक्वल। मूवमेंट क्या होता है, टॉर्क या मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कि नहीं होता है, यस होता है कि नहीं, यस सर। यस सर। तोते उड़ गए मेरे को लग रहा है आपके, सर तोते उड़ गए क्या सर करना सर, नेटवर्क इशू आ रहा है बीच बीच में। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कि नहीं होता है। यस सर। अगर किसी भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम 0 है तो उस पे टॉर्क, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, ये एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट है, तो उस पर नेट टॉर्क हमेशा 0 होना चाहिए। क्या पुनीत क्या बोला, गड़ा गड़ा गुड़ा सब उड़ गया थोड़ा सा मैंने डेरिवेशन करवाया है, इसीलिए मैं आपको डेरिवेशन इसलिए करवाया कि थोड़ा सा अच्छा फील आ जाए, बट आपका उड़ गया इस चक्कर में यहाँ पे आप इतना ध्यान रखो, अगर आपको डेरिवेशन भी समझ में नहीं आया है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करता है केप्लर्स का सेकंड लॉ, और हमारा फॉर्मूला होता है dA/dt इक्वल टू L/2m, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आया है आपका अभी तक नीट में इससे, इसीलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता इसको, एक दो क्वेश्चन आए हैं तो ज्यादा टाइम देने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए आप अगर फॉर्मूला भी याद आ रहा है समझ में आपको, तो फॉर्मूले से भी काम चल जाएगा। आ रही बात समझ में, यस सर।
L/2m तक आ गया समझ, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने आपकी मोर अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए नीचे पुट किया है, वो एडवांस लेवल का टॉपिक है वो। ठीक है, सर। आया समझ में? L/2m तक सबको क्लियर हो गया है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई यस दिक्कत नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ये मैंने वो बताया है कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो क्यों है। अगर मेरा टॉर्क अगर जीरो होगा, टॉर्क जीरो क्यों होगा ये बताया था। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑन एफ एंड आर इज इक्वल टू जीरो बिकॉज आर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अलोंग द सेम लाइन। आर और ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा सेम लाइन के अलोंग एक्ट है, इसीलिए मेरा टॉर्क जीरो है। अब जरा ये क्वेश्चन बताओ मेरे को, और फास्ट बताओ। ये क्वेश्चन को टाइम नहीं लगना चाहिए, अभी कर किया था हमने इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं किया था, कंसेप्ट किया था। क्वेश्चन एक्सप्लेन करना समझ नहीं आ रहा। क्या बेटा? कि वॉइस वॉइस क्वेश्चन नहीं आ रही है? समझा थोड़ा सा। ओके ओके ओके, बिल्कुल 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 समझा देंगे। The kinetic energies of a planet in an elliptical orbit about the sun at point A, B, C are Ka, Kb, and Kc respectively. AC is a major axis. Major, जैसे ये कोई मेरा इलिप्टिकल है, ऑर्बिट है, ये मेरा क्या है? एसी है, एसी है। ठीक है, AC is a major axis and SB is perpendicular to AC. SB is perpendicular to, जो SB लाइन है कहां पे बनेगी फिर? SB लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो, है भाई? SB लाइन MP। बताना चाह रही है कि फोकल पॉइंट कहां होगा। मान लो कि यहां पे हमारा बी पॉइंट होगा और यहां पे हमारा सन होगा, सन होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब उसने क्या बोला है? द पोजीशन सन एज एस, एस यहां पे सन है, एज शोन इन द फिगर, फिगर दिया नहीं है, एज शोन बोल दिया है। देन हमारे किस जगह पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो? काइनेटिक एनर्जीज के बारे में पूछा है उसने, ध्यान रहे, वेलोसिटी के बारे में नहीं पूछा है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पूछा है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चटाक से हो जाएगा क्वेश्चन ये। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट 2018 का। जो आपका सन यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। अब आप बताओ ए बी, अच्छा पहले ये डिसाइड करो कि किस जगह पे स्पीड सबसे ज्यादा होगी, कहां पे सबसे कम होगी, कहां इन बिटवीन होगी। उसके बाद फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, तब हम आपका आंसर थोड़ा सा इजीली आ जाएगा। कुछ बच्चों के आंसर आ गए, जैसे पुनीत और अक्षरा एंड वरुण, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं भाई। 4 बच्चों के आए, ये तो आई थिंक ज्यादा बच्चों के आने चाहिए था आंसर, ये वाला इजी क्वेश्चन है। पुनीत आंसर बताओ बेटा, पुनीत। Option B. ऑप्शन बी, ओके। अक्षरा? Sir, B. वरुण? बी। फिर बी। और कौन है? हिम्मत? ऑप्शन बी। किशोर सोनी? सर ऑप्शन बी। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देखो यहां पे ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट एपीहीलियन। ये कौन सा? पेरीहीलियन है यस कि सर। नहीं है? Yes, ये sir. इन बिटवीन है। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां पे होती है? पेरी। Parallel. वी ए सबसे ज्यादा होगी, यस सर। और वी बी मान लो इधर होगी, और वी 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 सी सॉरी वी बी मान लो इधर होगी। तो अगर मैं बात करूं तो वी ए मेरी सबसे ज्यादा होगी,
उससे कम होगी मेरी वी बी, और वी सी मेरी सबसे कम होगी। ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं, ये बताओ पहले। Yes, sir. Yes, sir. और हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा देखो, प्लानेट तो सेम है ना तीनों केसेस में, प्लानेट सेम है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, वी स्क्वायर पे। तो मतलब जिसका वी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी। बोल सकता हूं कि नहीं भाई, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी? यस और नो? यस सर। Sir. चलो, वरुण को क्लियर तो हुआ। क्लियर होगा बेटा, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होता है, बट थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी ना। अब आते हैं केप्लर्स के थर्ड लॉ पर। केप्लर्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है भाई? केप्लर्स का थर्ड लॉ बोलता है कि भाई अगर हमारा कोई भी प्लानेट रोटेट कर रहा है, कोई भी प्लानेट रोटेट कर रहा है, द स्क्वायर ऑफ टाइम फॉर अ प्लानेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? टाइम फॉर टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन क्या बोलते हैं हम? Time. टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बोलते हैं इसको। Time. क्या बोलते हैं इसको? टाइम पीरियड बोलते हैं। Time period. यहाँ पे ये ऊपर क्लिक करने पे पता नहीं कैसे हट जाता है, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी कि जैसे मेरा सन यहाँ पे है, प्लानेट यहाँ पे, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जो इन दोनों के बीच में जो लाइन है हमारी कैपिटल आर, जो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लानेट है, ये किस पे डिपेंड करेगा? जो हमारा ये प्लानेट चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा रहा है, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा रहा है, वो उसका स्क्वायर कर दूं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनकी डिस्टेंस के क्यूब के। ये फॉर्मूला है इसका, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक्चुअली में मेन कॉन्सेप्ट यही है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आ रही बात समझ में? सर कैसे सर, मतलब टी स्क्वायर क्या सर बेटा? आर कैसे आया? आर बेटा डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लानेट है, ये फॉर्मूला है, ये रिलेशन केपलर बाबा ने खुद दिया था कि भैया इस मेरा थर्ड लॉ ये है कि मैं टाइम पीरियड का स्क्वायर करूं और सन एंड प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस का क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो टाइम पीरियड होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा सन कितना दूर है, जितना ज्यादा सन दूर होगा उसका टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा। ये कहना चाहते थे हमारे केपलर बाबा थर्ड लॉ के। आ रही बात समझ में? सर ये जैसे फॉर क्यूब एग्जाम्पल, हाँ क्या, सर ये क्यूब क्यूब एंड स्क्वायर, ये सर ये बेटा प्रूफ करना पड़ेगा उसके लिए। फिर एक्चुअली इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं सर्कुलर मोशन से। हम मान लें कि हमारा ऑर्बिट सर्कुलर है, फिर वही कंफ्यूजन आ जाएगी यस सर अभी जो आई थी एक्सिस वाली। लेना चाहता है उस कंफ्यूजन में? No, sir. यस रहने दो, पुनीत ने बोले रहने दो सर, हमें इतना ही ठीक है। क्वेश्चन इससे होता है नीट में, क्वेश्चन इस लेवल पे ही आता है, ज्यादा डीप में नहीं जाता। ठीक है, एक और फॉर्मूला बता देता हूं इससे में रिलेटेड। एक और फॉर्मूला है कि t इक्वल टू 2πa⁻³ अपॉन अंडर रूट में GMA। देखो इसका तो सिंपल सा प्रूफ है कि t इक्वल टू क्या होता है मेरा, 2πr/v0 होता है कि नहीं होता है, बताओ। यस सर v0 क्या है मेरा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या है? ऑर्बिटल और- वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? ऑर्बिटल वेलोसिटी का √g। धीमे, इतना धीमे क्यों बोल रहे हो बेटा? थोड़ा सा तेज बोलो ना, मैं भी सुन लूं। किसने बोला था? √g/r। √GM/r। आर सही तो बोला था, डर क्यों रहे हो? देखो हम हमारा जैसे मान लो कोई सर्किल है, इसको चक्कर लगाने में मान लो v वेलोसिटी से मैं चक्कर लगा रहा हूं, तो मुझे कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में? तो मान लो टाइम पीरियड अगर मैं बोलूं, सर्किल कितना कितना लेंथ मुझे ट्रेवल करना पड़ेगा, 2πr डिवाइडेड बाई
और किस स्पीड से चक्कर कर लगा रहा हूं मैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट। कोई दिक्कत किसी को? यही तो फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो 2πr डिवाइडेड बाई आर की जगह पे अगर यहाँ पे ए लिया है ऑर्बिटल तो मैं ए ले लेता हूँ भाई, सेमी मेजर में ए लिया था, ए ले लेते हैं। तो अंडर रूट में जी एम ओवर ए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ए की पावर कितनी है 1/2, यहाँ पे ए की पावर कितनी है 1, तो 1/2 + 1 करोगे कितना आएगा? 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? यस अरे सर। बोलो। तो सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। 2π ए की पावर कितनी है 1 है, इंटू ये रूट ए ऊपर चला जाएगा, ए की पावर 1/2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी एम। तो देखो ए की पावर 1 + 1/2, क्या 2π ए की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट में जी एम होगा कि नहीं बोलो? है भाई? होगा सर। चमका कि नहीं? चमक Yes, रहा है sir. सर। ठीक है। अब जरा, आपको टाइम ही नहीं बचा लेकिन ये क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन देखो। उसने बोला है अ सैटेलाइट ऑफ मास m at a distance r from the surface of earth, another satellite b of mass 2m is at a distance 2r from the earth, the time periods are। अब टाइम पीरियड में रेशियो क्या होगा? मुझे पता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे को क्या दे रखा है, R1 दे रखा है R, और R2 क्या दे रखा है 2R। अच्छा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, है कि नहीं है बोलो? Yes, यस sir. सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि नाउ T1 डिवाइडेड बाई T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर, होल क्यू सॉरी। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। हम्म? मेरे को T1 मुझे चाहिए क्या, T1/T2 का रेशियो चाहिए। ठीक है चलो देखते हैं। R1/R2, R1 क्या है मेरा R है। अच्छा इसको कैपिटल R ले लो, कैपिटल R ले लो, चलो हमने कैपिटल R लिया है तो इसको R है, ये 2R है, इसका Q चाहिए मैं। तो ये क्या करो, इसको वहां से कैंसिल कर दो, क्या होगा 1/2, 2 का Q करोगे 1/8 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और तो T1/T2 चाहिए मेरे को, T1/T2 तो 1/8 की पावर 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/√2, 1/2√2 सॉरी, 1√2 करोगे तो क्या होगा, 8 का क्यूब निकालो, क्यूब रूट निकालो, तो क्या होता है 8, 8 का क्यूब रूट करोगे तो, अरे स्क्वायर रूट सॉरी, क्यूब रूट बोल रहा हूँ, स्क्वायर रूट करोगे तो, अरे 8 क्या होता है, 8 होता है 4 × 2, तो अंडर रूट के अंदर 4 × 2 करोगे तो क्या करो, 2 तो बाहर आ जाएगा 4 से, 4 की वजह से 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 होगा कि नहीं होगा? तो हमारा T1/T2 क्या आ गया, 1/2√2। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सर बोलो बीच चमका। में से। यस सर, थोड़ा बीच में से समझाना सर। बी कौन सा? सर बीच में से थोड़ा, T1/T2 सर। 1/8 से, अच्छा देखो 1/8 किया है हमने 1/8, तो इसके ऊपर सर नहीं स्क्वायर सर, था, इसके ऊपर से, सर इससे इसके ऊपर से सर, R1/R2। अच्छा ठीक है। देखो R1/R2 का क्यू, ये यहां तक समझ में आया था आपको? यस सर। हमें दे रखा था कि जो फर्स्ट प्लैनेट है वो R डिस्टेंस पे है, तो हमने फर्स्ट प्लैनेट का R1 का R पुट कर दिया, और दूसरा कितने पे है 2R पे है, तो R2 की जगह 2R पुट कर दिया, R से R कैंसिल हो गया, 1/2 का क्यूब किया, क्यूब 2 × 2 × 2 8 हो गया, 1/8 हो गया। तो हमने इसका स्क्वायर इस पे अंडर रूट लगा दिया, इस साइड में जाके, इस साइड में अंडर रूट लगाया, 8 की पावर 1/2 1/2 लगा लो, या फिर ये कर लो अंडर रूट में 1/8।
तो हमने क्या किया, 1/8 को मतलब 8 का पहले देखा, क्योंकि ऊपर तो 1 है, 1 का तो 1 ही होगा, 8 का देखा तो 8 को हम बोल सकते हैं 2√2 अंडर रूट में, तो इसको बोल सकते हैं 1/8 को 1/2√2, तो T1:T2 आ गया 1:2√. कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ओके ओके देन बच्चों, फिर अभी आपके लिए कुछ होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन काफी सारे हैं, लेकिन आज ये 4 क्वेश्चन ये हैं, 4 क्वेश्चन ये हैं और 4 क्वेश्चन ये हैं, 12 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, ठीक है? यस सर। 12 क्वेश्चंस करने हैं, 12 क्वेश्चंस करने हैं आपको, और सबके सॉल्यूशंस भी हैं इसमें वैसे, डोंट वरी। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज आपका मैंने कई मिनट एक्स्ट्रा ले ली, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टॉपिक और बीच में थोड़ा सा आपको समझ में भी नहीं आया था, इसलिए भी थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है? थैंक यू सर। तो आज आपका Thank you, sir. ग्रेविटेशन समाप्त हुआ, ग्रेविटेशन समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट Yes. चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है? यस सर। Yes, sir. Bye, sir. ओके Good night, बाय sir. एवरीवन, Bye, Bye, sir. everyone. Good night. Bye, sir. Bye, sir. बाय। बाय सर।